तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं MySQL के बारे में या SQL के बारे में। ये डेटाबेस पे वीडियो है और ये उन सभी लोगों के लिए वीडियो है जो डेवलपर हैं या डेटा एनालिटिक्स या साइंस पढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए अब डेटाबेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ भी आप बनाइए, वो AI हो, डेवलपमेंट का कोई काम हो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट हो, गेम डेवलपमेंट हो, भाई डेटाबेस तो चाहिए ही होगा ना। डेटाबेस के बिना कैसे कोई काम हो पाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और थोड़ा सा इसकी गहराई में भी चलने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो जैसा हम हमेशा कहते हैं, जैसा इस चैनल का पर्पस है कि पहले हम बिगनर्स को फोकस करना चाहेंगे, पहले हम जो बहुत नए इंसान हैं उन्हें फोकस करना चाहेंगे। तो उनको ही ध्यान में रख के पहला तो मैं जो स्टार्ट है वो करना चाहूँगा। बाद में जैसे जैसे हम सब्जेक्ट की गहराई में जाएंगे और डेप्थ में चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि ये डेटाबेस, ये DBMS, ये MySQL, ये SQL, ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि भाई ये डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या बला है। ठीक है, आसान भाषा में समझेंगे। देखिए साहब, मैं आपको एक सिंपल चीज़ समझाता हूँ जो थोड़ा सा एक लेमैन डेफिनेशन है, हम उसको पहले कंसिडर करेंगे। देखिए, डेटा का क्या मतलब हम समझते हैं, इन्फॉर्मेशन, राइट, जानकारी। किसी का नाम, किसी की फ़ोटो, किसी की वीडियो, किसी का फ़ोन नंबर, किसी का ईमेल आईडी, किसी का पासवर्ड, इनको हम जानकारी कहते हैं, डेटा कहते हैं। अब नॉर्मल लेवल पे एज अ ह्यूमन, एज अ लाइक स्मार्टफोन यूज़र, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते रहते हैं। कभी किसी को टेक्स्ट कर देते हैं, कभी कोई फ़ोटो ले लेते हैं, कभी कोई स्नैप बना लेते हैं, कभी किसी का हमें कोई टेक्स्ट फ़ोन नंबर या किसी का फ़ोन वगैरह हमें आता है। तो एज अ ह्यूमन, एज अ स्मार्टफोन यूज़र, हम डिजिटल दुनिया में ना जाने कितनी चीज़ें हम जनरेट करते रहते हैं डेटा के नाम पे, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और एक प्रोफेशनल लेवल पे लेकर के जाएंगे, लेट्स से आपके आसपास कोई रेस्टोरेंट है, राइट, या कोई बहुत बड़ी होटल की चेन है, या कोई लेट्स से जूते की दुकान है, तो उन्हें भी तो डेटा जमा करना है ना। हम अगर अपने बर्थडे की फ़ोटोज़ रिकॉर्ड में रख रहे हैं, हम अगर किसी का फ़ोन नंबर रिकॉर्ड में रख रहे हैं, तो बाबा ठीक है, वो थोड़ा सा एक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है कि ठीक है, कभी कोई फ़ोटो ले ली, कभी कोई ऑडियो ले लिया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इधर उधर कंप्यूटर में, लैपटॉप में, फ़ोन में जमा होती रहती हैं। एक जूते की दुकान वाला भी डेटा जमा तो कर ही रहा है ना बाबा। उसके पास भी इस बात का रिकॉर्ड रखने का तो कुछ उपाय होना चाहिए ना कि आज मैंने कितने रुपए का सामान बेचा है, राइट। तो डेटा उसके पास भी है, डेटा हमारे पास भी है ना। उसके पास भी टेक्स्ट में डेटा है, हमारे पास भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए। फ़र्क ये है कि उसका डेटा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस का डेटा है, हमारा बस एक रैंडम डेटा है, राइट। तो डेटा का मतलब ऐसा कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास भी है और बस वही इन्फॉर्मेशन उसके पास भी है। फॉर्म वही है डेटा का, नंबर, टेक्स्ट, फोटोज़, वीडियोस, राइट। बट वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि भाई हम क्या क्या जमा कर रहे हैं। हम जूता किसने खरीदा उसका नाम जमा कर रहे हैं, उसका फ़ोन नंबर जमा कर रहे हैं, बिल बनाएंगे तो हम ये जमा कर रहे हैं कि उसने कितने रुपए का ये जो जूता है वो ख़रीदा है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑब्वियसली जूते का। हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि उसने पेमेंट कार्ड से किया है, UPI से किया है कि कैश में किया है। हम ये रिकॉर्ड करेंगे वो कितने बजे जो है हमारी दुकान में आया था ओवरऑल। हम ये रिकॉर्ड करेंगे जिस समय वो दुकान में आया था उस दिन कौन सा जो है तारीख वगैरह थी, कौन सा डे वगैरह था वीक का, किस सेल्स पर्सन ने उसको जो है हैंडल किया था, वगैरह 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 वगैरह। अब ये एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, हमने एक नियम बना रखा है कि जब भी कोई जूता बिकेगा हम ये रिकॉर्ड करेंगे और अब ऐसा 5 साल तक करें तो एक बहुत ही अच्छा खासा डेटा हमारे पास तैयार हो जाएगा कंपनी का। और ये डेटा कंपनी के अब काफ़ी काम आएगा कि अच्छा दिन के कौन से टाइम पे सेल्स ज़्यादा रहती है, अच्छा कौन सा सेल्स पर्सन अच्छा काम कर रहा है, अच्छा आमतौर पर किस कैटेगरी के जूते ज़्यादा बिक रहे हैं, अच्छा किस एज रेंज के जो हैं जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो डेटा रिकॉर्ड करना पहली बात तो बड़े काम आया, और ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करते तो फिर ज़्यादा मतलब नहीं बनता। अब ऐसे थोड़ी ना कि कोई आया उसकी फ़ोटो लेके रख ली, अरे ये आया था, अब फ़ोन पे गैलरी में वो पड़ी है, ये क्या काम आएगा। ऐसे कितने लोगों की फ़ोटो लेंगे और कैसे ट्रैक रखेंगे कौन सा इंसान कितने रुपए का क्या सामान खरीद के गया था। तो डेटा बाबा हम भी जनरेट करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और कंपनीज भी रिकॉर्ड करती हैं, हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनका बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है चीज़ों को स्टोर करके रखने का, हम ऐसे ही कुछ भी करते रहते हैं, राइट। तो अब अगर हमें अपने कंप्यूटर में किसी सर्वर में डेटा को रिकॉर्ड करके रखना है, स्टोर करके रखना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो ये रहा हमारे पास डेटा, फोटो, वीडियो, मेनली बहुत सारा टेक्स्ट। तो अगर हम इसे स्टोर करना चाहते हैं तो ओवरऑल हमारे पास कहीं ना कहीं 2 रास्ते हैं। व्हाट वी वांट कि हमको इसको स्टोर करना है साहब, तो ठीक है, अच्छी बात है, करिए, स्टोर करिए। और अगर हमको इसको स्टोर करना है तो हमारे पास ओवरऑल 2 रास्ते हैं। देखिए,
सबसे पहले तो वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, हमने अभी बात करी, बट फिर भी हम अभी पहले लेमैन डेफिनेशन समझेंगे। और सीधी सी बात, हम इसको कहाँ स्टोर करना चाह रहे हैं, किसी कंप्यूटर में, किसी सर्वर में, किसी बहुत अच्छे लाइक काइंड ऑफ मशीन में, राइट। तो पहला जो रास्ता एक निकल करके आता है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि है स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर्स का। बड़े कमाल के साहब ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, है ना, आपके पास गूगल शीट्स हो गई, है ना, नंबर्स आता है मैक में, राइट। तो वी हैव बहुत अच्छा एक ऑप्शन जिससे हम डेटा को रिकॉर्ड करके स्टोर करके रख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ आपका स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? मैंने कहा एक्सेल आपके पास है, मैंने कहा आपके पास गूगल शीट्स हैं, आपने बचपन में सुना होगा इनका नाम, आपने बहुत लोगों ने, हो सकता है इसमें एक्सपोर्ट भी हो। तो द पॉइंट इज़ कि एक्सेल एक कमाल का सॉफ्टवेयर है, गूगल शीट्स एक कमाल का सॉफ्टवेयर है। द ओनली प्रॉब्लम विद दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर कि भाई इनमें लिमिटेड डेटा स्टोर हो पाता है। अगर आप बात करेंगे कि साहब मुझे करोड़ों लोगों का डेटा चाहिए, तो फिर यहाँ पे आकर के जो बात है थोड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। अगर आप देखें कि आपके पास 4-5 लाख लोगों का डेटा हो, बहुत इजीली आप एक्सेल में स्टोर कर पाएंगे। ऑल्दो थोड़ा हैंग हो सकता है, बट अच्छा खासा। ऑल्दो ऑफिशियल लिमिट जो एक्सेल वगैरह की है वो करीब 10.5 लाख तक जाती है, 10,48,000 अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो। बट द पॉइंट इज़ कि 10,48,000 की जो लिमिट है वो मैं कहता हूँ वैसी ही लिमिट है जैसे आपकी स्कूटी में 120 की स्पीड की लिमिट होती है। स्कूटी जा नहीं सकती वहाँ तक, राइट। और द पॉइंट इज़ कि 120 की जो लिमिट है, पहली बात तो अगर हम फार्मूला 1 कार के रेसिंग के पैमाने पर देखें तो कितनी कम है, पहली बात तो, राइट। और दूसरा 120 तक भी कहाँ जा पा रहे हैं हम। तो पहली बात तो 10,48,000 कंपनी ही बोलती है कि है, और वो किसी बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत कम मानी जाएगी। दूसरा 10,48,000 तक भी कहाँ जा पा रहे हैं हम, तो 4-5 लाख में ही हैंग होने लग जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट आमतौर पर तो यही सुनने को मिलता है कि हैंग हो जाएगा एक्सेल। बाकी वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर आपको बेमतलब बहुत सारा डेटा नहीं रखना है, और अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऐसे सेक्टर का डेटा रख रहे हैं जिसमें नहीं है इतना डेटा, तो उसमें क्लीनिंग भी हो जाती है, आप ग्राफ्स भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली स्टोर तो कर ही रहे हैं हम, तो बहुत ऑप्शंस हैं। ऑटोमेशन हो सकता है अगर आप उसको प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो बहुत ही कमाल का ग्राउंड ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर है। बट अगेन हम उसमें बहुत बड़ी एमएनसी का डेटा नहीं रख पाएंगे, किसी बहुत बड़े सेक्टर का डेटा नहीं रख पाएंगे। सर 10 लाख से बड़ा डेटा होता भी है सर। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से ज़ोमैटो है, राइट। अगर आप गेस भी करने की कोशिश करेंगे, आप उसके साथ चेक भी कीजिएगा, तो ओवरऑल 20-25 लाख ऑर्डर्स तो आराम से हो जाते हैं उनके दिन के, राइट। और अगर 20-25 लाख ऑर्डर्स दिन के हो रहे हैं तो मैं साल भर का डेटा कहाँ से स्टोर करके रखूँ एक्सेल में। आप कहेंगे सर अलग अलग फाइलें बना लीजिए। इज़ इट पॉसिबल कि जब मुझे इस डेटा पे कोई काम करना होगा तो मैं 100-150 फाइलें एक एक करके खोलूँ, एक साथ दिखाऊँ ना बाबा। तो वही चीज़ है कि हमें बहुत सारी फिर फाइलें बनानी पड़ जाएंगी नहीं तो। इसीलिए अगर हमें हैवी स्टोरेज चाहिए हो, काम वही करना है, डेटा स्टोर करना है, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में, फॉर्मेटेड वे में। और खासतौर पे एक्सेल का नाम ले लिया है तो कहीं ना कहीं अब ये फॉर्मेट एक होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, वो तो समझ आ ही रहा होगा। तो हम दूसरा जो तरीका है हमारे पास उसका इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये दूसरा तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा को स्टोर करके रखने के लिए कंप्यूटर में। अगेन आप में से कोई बहुत बिगिनर अगर है तो बिल्कुल देखिए, दिमाग में देखिए, क्या है ना, बिगिनर्स के सवाल अच्छे होते हैं। हमने अगर कोई 2 बातें पढ़ ली हैं तो उनके सवालों को हम ख़राब कहें, ये ठीक बात नहीं। हम भी कभी बिगिनर थे, राइट। तो सवाल सेंस बनाते हैं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था क्लास के दौरान ऑफलाइन में कि सर, जैसा, इसलिए मैंने शुरू में थोड़ा सा जो बात कही ना आपसे कि पर्सनल लेवल पे हम भी डेटा जनरेट करते हैं, वो मैंने इसलिए बोली थी कि ऐसे भी लोग होंगे जो हो सकता है बिल्कुल नए हों। तो अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर यार देखिए, हम व्हाट्सएप पे भी तो टेक्स्ट भेज ही रहे हैं, ऑडियो भी तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं वॉइस रिकॉर्डर में, तो वो भी डेटा जमा करना है, वो भी DBMS है क्या? तो इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा, देखिए वो एक रैंडम डेटा है या वो एक पर्सनल काइंड ऑफ डेटा है। अब लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कहें कि आपके ठीक है फ़ोन में डेटा जमा हो जाता है, तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, सड़क पे खड़े हो जाइए और जो भी लोग सिग्नल को जो है तोड़ करके निकल जाएं या ट्रैफिक रूल्स को अनफॉलो करें, उनका आपको जो कार है या बाइक का नंबर है उसको आपको रिकॉर्ड में रखना है। और आपको एक वेबसाइट दे रहे हैं सरकार की, उस पर आप वो नंबर डाल के उस बाइक का या कार के मालिक का नाम वगैरह भी निकाल करके आप रखिए। और मैं आपसे कहूँ कि सप्ताह भर ये काम करना है, ज़्यादा नहीं 7 दिन का ही काम करना है। 7 दिन अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को भेजेंगे वो फ़ोटो, और व्हाट्सएप पे भेजने के बाद उसका नाम नीचे लिख देंगे कि ये जो है संतोष कुमार नाम के व्यक्ति की गाड़ी है और उसने देखो 4:15 पे सिग्नल तोड़ा है फलानी जगह का। 7 दिन में अगर मैं आपसे कहूँ कि एक काम करो, ये वेडनेसडे को जो 3:30 बजे एक इंसान ने सिग्नल तोड़ा था, नाम बताना उसका,
कैसे बताएंगे आप व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करके, राइट? तो नो डाउट आप डेटा स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे भी, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर में नहीं है, वो उसका कोई बहुत प्रोफेशनल तरीका नहीं आपने फॉलो करा जिससे आप उसको एक मेंटेनेबल तरीके से कभी प्रेजेंट कर पाएँ, राइट? तो इसीलिए, राइट, ऑल्दो हो सकता है आप में से बहुत लोग कहें अरे सर ये कोई बोलने वाली बात है, बट अगेन गाइस बहुत नए लोग होते हैं, हम भी कभी थे, बहुत ज़्यादा नए थे, ठीक है? तो वहीं से स्टार्ट करना होता और फिर धीरे धीरे यहाँ तक जाइए कि साहब डेटाबेस बनाना है, वहाँ क्या लगेगा, कैसे हमारा DBMS काम करता है इंटरनली, भाई B+ट्री पे काम करता है, क्या होती है B+ट्री पर ही क्यों काम करता है, रेड ब्लैक ट्री पे क्यों नहीं काम करता, AVL पे क्यों नहीं काम करता, ट्री पे ही क्यों काम करता है, ग्राफ पे क्यों नहीं काम करता। अच्छा, B ट्री में सुना है कि लास्ट के जो लीफ नोड्स होते हैं खासतौर पर B+ में, वो एक लिंक लिस्ट के तौर पर होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, सुना है डेटा स्ट्रक्चर शायद बना देती है, ऐसा कुछ है क्या? तो ऑब्वियसली डीप में जाइए, अच्छे से पढ़िए, बहुत डेप्थ में जाइए, बट कभी ना कभी शुरुआत जब करते हैं तो सब नए होते हैं, राइट? तो किसी का भी सवाल खराब नहीं है। आइए आगे बढ़ें। तो डेटा है, इसको स्टोर करना है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं, DBMS है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मैंने आपको सिंपल भाषा में कहा, एक ऐसा उपाय है जिससे आप ऑलमोस्ट काइंड ऑफ कहना चाहिए नियर टू इन्फिनिटी डेटा स्टोर कर पाओगे कंप्यूटर में। ऑल्दो ठीक है, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस वगैरह तो होती है, बट हाँ, एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, अपने सर्वर में स्पेसिफिकली। अब देखिए क्या है ना, DBMS को थोड़ा सा हम और डिटेल में लेकर के चलेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वरना कन्फ्यूजन हो सकता है। जो DBMS है काइंड ऑफ 1980s के आसपास जो है, थोड़ा सा उसके आगे पीछे जो है ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। बड़ी कंपनी जैसे गूगल, अमेज़ॉन, ओरेकल, है ना, इन लोगों ने पहली बार ये प्रॉब्लम फेस की थी कि हाँ भाई, इतना सारा डिजिटल डेटा स्टोर करने की ज़रूरत है कि कॉपी पेन पे बही खाता उस पर तो नहीं हम स्टोर कर पाएंगे, पेन पेपर पे नहीं होगा, इसको ज़रा डिजिटली स्टोर करो। और डिजिटली स्टोर करना तब के ज़माने में कोई बहुत आसान काम था नहीं, कंप्यूटर्स भी बहुत नए थे। तो उन लोगों के दिमाग में पहली बार आया था कि चलो एक ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह कुछ बनाते हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं जिससे हैवी अमाउंट ऑफ डेटा कंप्यूटर में सिस्टमैटिकली सेव हो जाए। तो उस दौर में, उस एरा में, करीब 1980s के दौरान ये टर्म कहीं पहली बार हमको सुनने को मिलता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम का कोई सॉफ्टवेयर आया जो कि डेटा को स्टोर करने के काम आता है। इसमें भी नाम पर भी हम और आते हैं। लेकिन क्या हुआ ना, उस एरा में जो मेन डेटा जनरेट होता था वो बड़ी ही आसानी से रोज एंड कॉलम्स में सेव हो सकता था। व्हाट डू यू मीन बाय रोज एंड कॉलम्स? आई डोंट थिंक सो कि आप रोज एंड कॉलम्स नहीं समझेंगे, बट फिर भी रोज एंड कॉलम्स अगर मैं सर्च करूँ तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रोज एंड कॉलम्स का क्या मतलब है, राइट? मैं अगर कोई भी रोज एंड कॉलम्स का एक लोगो यहाँ पर ले लेता हूँ और उसको हम साथ में रखते हैं अपने, ताकि हमारे काम आए, तो ज़रा भाई इसको मैं ले ही लेता हूँ यहाँ से, आपके सामने ये काम करूँगा मैं, कॉपी कर लें हम इसे। तो देखिए मेनली जो डेटा हुआ करता था वो रोज एंड कॉलम्स का हुआ करता था, कुछ इस तरीके से जैसे कि एक्सेल भी होता है। तो इसी में हमको मेनली डेटा रखना होता था, इसके अलावा हम और किसी प्रकार के डेटा पर काम कर रहे नहीं थे। लेकिन क्या हुआ ना, लगभग 1990s और 95 के आसपास के एरा में डेटा थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वेबसाइट्स बहुत फेमस होने लग गई, ऐप डेवलपमेंट वगैरह बड़ा फेमस हो गया। तो ऐप्स पे, वेबसाइट पे, गेम्स पे ऐसा भी डेटा आने लग गया जो रोज एंड कॉलम्स में नहीं होता, या उसे रोज एंड कॉलम्स में रखना मुश्किल है। ओके, शायद आपने कभी ऐसा कोई डेटा ना देखा हो। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम ज़्यादा भी नहीं जाएंगे उस पर, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा कोई डेटा दिखाना चाहूँगा। लेट्स से जेसन प्लेस होल्डर, आई थिंक मैं इसकी किसी API पर ही जा करके कोई आपको एक जेसन का ही कुछ दिखा देता हूँ, मे बी लेट्स से यही देख लेते हैं। ओके, परफेक्ट। सो देखेंगे आप, ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये तो फिर भी एक बहुत फॉर्मेटेड डेटा है, बट फिर भी आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका कि ये डेटा रोज एंड कॉलम्स में रखा हुआ नहीं है। ऑल्दो ये बहुत सिंपल है, इसको रोज एंड कॉलम्स में कन्वर्ट प्रोबेबली किया जा सकता है, बट समझेंगे बात को कि अभी नहीं है ये, राइट? और इसमें और कॉम्प्लिकेशंस होती तो कई बार ऐसा भी हो सकता था कि पॉसिबल ही नहीं होता कन्वर्ट करना रोज एंड कॉलम्स में, या मे बी पॉसिबल होता तो बहुत ज़्यादा रोज एंड कॉलम्स लग जाते, या यूँ कहना चाहिए कि टेबल्स बहुत लग जाती और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते, बेमतलब का स्ट्रक्चर और जो है एक तरीके से इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो द पॉइंट इज़ कि ऐसा डेटा भी होता है जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि कोई इस तरीके से कोई कॉलम और कोई रो बनी हुई नहीं है। और इस तरह का डेटा शुरुआती दौर में नहीं हुआ करता था, ये बाद में आया। तो जब लोगों ने DBMS नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था 1980s वगैरह के टाइम पे, तो उस टाइम पे कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई डेटा कभी आएगा। वो 10-15 साल के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आई।
लेकिन बाद में आई तो DBMS की और भी कैटेगरीज बाद में बनी, और फिर क्योंकि बहुत सारी हो गई तो इसीलिए हम एक काम कहते हैं, हम कहते हैं कि DBMS को ओवरऑल हम 2 तरीक़ों से तोड़ते हैं, हम 2 इसको हिस्सों में रखते हैं, ठीक है। हम एक हिस्से को कह देते हैं, मैं आपको लिख करके समझाऊंगा यहाँ पे। पहला जो एक हमारा पार्ट है उसको हम कहते हैं यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि रिलेशनल डेटा को रखता है। आसान भाषा में समझने के लिए हम कहेंगे रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि ये भाई पहली जो कैटेगरी है ये वो कैटेगरी जिसका नाम ही है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच मीन्स कि भाई ये जो आपके पास कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की, ये वो वाले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो रोज एंड कॉलम्स में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं या रखते हैं, राइट। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई एक नहीं है, राइट। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो ऐसा डेटा रखती नहीं है, या आमतौर पे उसका पर्पस ऐसा डेटा रखना नहीं होता है, रख सकती भी हो तो उसका नाम ही है NoSQL। ओके, अब यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होता है। देखिए, अगर पहले वाली कैटेगरी का नाम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो दूसरे वाले का प्रोबेबली नॉन रिलेशनल होना चाहिए था, बट हम उसे NoSQL क्यों कह रहे हैं। और ये SQL शब्द आपने सुना हुआ है, मैं जानता हूँ, तो ये SQL कहाँ से इस पूरी कहानी में आ गया। तो आइए थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इस बात को। मैंने आपसे क्या कहा, DBMS जब शुरुआती एरा में इन्वेंट हुए थे, उस एरा में हमेशा से रोज एंड कॉलम्स को ही स्टोर करना प्रायोरिटी था, और यही प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से रोज एंड कॉलम्स को स्टोर किया जाएगा। तो जो सॉफ्टवेयर बने थे वो सारे लगभग 10 साल तक मेजरली तो यही थे कि रोज एंड कॉलम्स को स्टोर कर सकते हैं, और कोई डेटा ज़्यादातर मामलों में होता ही नहीं था, राइट। वो तो बाद में कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें, तो थोड़ा सा हमको जो है अलग प्रकार का एक डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ गया। वरना इन्वेंट जब हुआ था तो फिर हमेशा से पर्पस क्या था, रोज एंड कॉलम्स। अब मैंने यहाँ पर आपको बात समझानी है। जो ये कैटेगरी है ना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मतलब ये पहली कैटेगरी है। इसका मतलब डेटाबेस का मतलब ही शुरुआत के दिनों में यही होता होगा कि डेटाबेस मतलब रोज एंड कॉलम्स। और होता क्या है कि जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी हैं, दोनों की बात हो रही है, जिनको अगर आपको यूज़ करना हो तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। एक अच्छे से समझेंगे इस बात को। जितने भी DBMS ज़्यादातर आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको जाने दीजिए, बट ऑलमोस्ट ज़्यादातर उनको यूज़ करने के लिए आपको ऑलमोस्ट एक छोटा सा कोड लिखना पड़ता है, प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे हैं जिनके लिए नहीं लिखना पड़ता, बट ओवरऑल, राइट, जो हम नॉर्मल अभी देखेंगे आमतौर पे जिसमें आप करियर शुरू जब करोगे तो दोनों में लगभग आप NoSQL में जाओ तब भी और इधर जाओ तब भी कोड तो ओवरऑल होता है, दोनों में अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं दोनों की, राइट। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप DBMS को कह पाओगे, ओके, हे DBMS स्टोर दिस डेटा, हे DBMS गिव मी दैट डेटा। यू डोंट हैव एनी बटन काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो आपके पास कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बटन्स या कोई बहुत ही अच्छा इंटरफेस नहीं होता जिस पे जाके आप क्लिक कर दो और आपका काम हो जाए। एक्सेल में होता है, इसीलिए वो आसान है, और कहीं ना कहीं इसीलिए भी वो थोड़ा सा हैंग भी होता है, राइट। जो ये DBMS वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादातर मामलों में यू हैव टू कोड। थोड़े बहुत होते हैं बटन्स, ऐसी बात नहीं, सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, बट मेनली तो कोड ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो जो प्रोग्रामिंग वाला काम है वो यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा, C++, नहीं, इनसे नहीं हम काम करते। हम काम करते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बड़े अच्छे लोगों ने बना रखी है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है SQL। इस पे नहीं जाएंगे अभी, वो अलग कहानी है, वो कैटेगरी है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टेंशन नहीं लेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL। तो क्या है SQL? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ आर DBMS। सीधी सी बात है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उससे हमारे कंप्यूटर में डेटा जमा किया जा सकता है, स्ट्रक्चर्ड वे में किया जा सकता है, और जितना ज़्यादा हम डेटा जो है जमा करना चाहेंगे हम कर सकते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए हमें SQL नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद लेनी पड़ेगी, तब ही जा कर के हम इससे काम कर पाएंगे, वरना हम इससे काम नहीं कर पाएंगे। हमको अगर इसको RDB में इसको कंट्रोल करना है, कोई भी बात बोलनी है, तो वी हैव टू कम्युनिकेट, और हमें बात करने के लिए एक ही लैंग्वेज मिलेगी विच इज़ कॉल्ड आपका SQL। तो ओके, तो अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, जब शुरुआती एरा था DBMS का,
तो DBMS का मतलब ही RDBMS होता था, क्योंकि ये तो कैटेगरी बाद में आई। तो इसीलिए SQL वाज द ओनली लैंग्वेज, DBMS का मतलब ही था कि हाँ SQL लगेगा ना, बात खत्म हो गई। अच्छा, डेटाबेस पे काम करना है, SQL लगेगा, बात खत्म हो गई, और तो कुछ होता ही नहीं था। इसीलिए जब वो दूसरी वाली कैटेगरी आई जिसका काम ही रोज एंड कॉलम्स पे नहीं है, और SQL का तो काम ही रोज एंड कॉलम्स का है, उस लैंग्वेज का पर्पस ही यही है कि डेटा को रोज एंड कॉलम्स में सेव करके रखो। सॉफ्टवेयर को बोलो रो में से डेटा निकाल के दे, कॉलम में डेटा निकाल के दे। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हम एक ऐसी कैटेगरी की बात हम नई जमाने में नए सेगमेंट में करेंगे जिसमें रोज एंड कॉलम्स नहीं रखना है, तो फिर उसके नाम में अगर नो SQL लगा है तो क्या ताज्जुब की बात है कि हाँ भाई उसमें SQL नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि SQL बनाई ही उस कैटेगरी के लिए गई है जिसमें रोज एंड कॉलम्स में डेटा रखा जाता है। इसमें नहीं रखा जाता तो इसमें उसका नाम ही नो SQL है। अरे यार सर, तो उसका नाम नॉन रिलेशनल ही रख देते ना, उसका नाम नो SQL क्यों रखा? क्योंकि गाइस, ये एक ऐसी कैटेगरी है जो रिलेशनल डेटा भी रख सकती है थोड़ा बहुत, राइट? मतलब हाँ, रख सकती है, राइट? तो अगर ऐसा है तो इसका नाम फिर हम कैसे बोल दें कि नॉन रिलेशनल? ये रिलेशनल भी रख सकती है, नॉन रिलेशनल भी रख सकती है। तो सर ये तो फिर ज़्यादा अच्छी हुई? नहीं गाइस, कुछ केसेस में यही चाहिए होता है। वहाँ पे पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा कि कब किसका क्या इस्तेमाल है, डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस, डिपेंडिंग ऑन योर आपकी ऐप, उसका स्केल कैसा है, उसको किस तरह के लोग यूज़ करेंगे, कितने लोग यूज़ करेंगे, किस जॉनर का डेटा रख रहे हो। आपके लिए डेटा में जो राइटिंग ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटा में से डेटा पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एग्रीगेशन पाइपलाइंस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? तो उन सब बातों को ध्यान में रख के दोनों में से कौन सी कैटेगरी है वो यूज़ की जाती है, ऐसे नहीं हम चूज़ कर लेते, राइट?